2024 में भी एक तरह से माना जाए तो मोदी जी ही मतलब एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ये जो व्यवस्था है, इस बार जो प्राइम मिनिस्टर वो बनेंगे, इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जो असमानता जो थी उन चीजों को वो लेकर के ज्यादा आगे नहीं जा सकते। जिस तरह से अभी के समय काल में मोदी जी के पास अपनी स्वयं की जो बीजेपी की सीट है लोकसभा के अंदर, वो 240 प्लस है, और उसकी जो गठबंधन है उसका जो पूर्ण रूप से सीट है वो 290 प्लस है। तो यहां पर गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन पूर्ण रूप से बहुमत की जो सरकार बीजेपी स्वयं की होने वाली थी वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से विपक्ष भी इस बार मजबूत हो गए। लेकिन एक बात है, मोदी जी का आदत है कि वो हमेशा जो है अपने दम पर सरकार बनाकर चलाती है। ऐसा वो गुजरात के समय काल से ही देखने को मिला है। वो जब भी बनते हैं अपने दम पर बनते हैं, लेकिन जिस तरह से उसे इस बार समझौता करना पड़ रहा है, क्या ये समझौता उसके लिए बहुत अधिक शर्मनाक होंगी? जिस तरह से वो गठबंधन की सरकार को एक तरह से लुटेरा, हिस्सेदारी में लूटने वाली सरकार बताया करते थे, क्या ये चीज अब वो स्वयं अपनाने जा रहे हैं? स्वयं वो चीज एक तरह से जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या सच में गठबंधन की सरकार लूटने का कार्य करती है? वो स्वयं एहसास करेंगे, क्या अपने आप में वो एक तरह से महसूस करेंगे कि हाँ सच में गठबंधन की सरकार जो है लूटने वाली होती है? और मोदी जी क्या इसमें एक तरह से अपने अनुसार से ये भी तय करेंगे कि हम जो है इस गठबंधन के सरकार पर ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी करने वाले हैं। मोदी जी के द्वारा इस 2024 से 29 के समय काल में बहुत सारे समझौते किए जाएंगे, और वो समझौता हर समाज के लिए जो है कहीं ना कहीं उसके द्वारा उठाए गए आवाज के आधार पर होगा। जिस तरह से आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी जो पार्टी थी वो 16 सीट लोकसभा का जीत करके जो समर्थन एनडीए को देने की बात कर रही है, वो एक तरह से मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं। और उसी तरह से बिहार के अंदर भी जदयू 12 सीट को जीत करके जो है एनडीए को समर्थन कर रही है, ये भी मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं। लेकिन इतना भर नहीं, ये एक तरह से जातिवाद की राजनीति पर ज्यादा बल नहीं देते। ये ना तो जातिवाद की राजनीति पर बल देते हैं, न ही जातीय समीकरण के आधार पर वोट बैंक को चयन करते हैं, बल्कि सभी को लेकर के चलने की जो है इसकी राजनीति की सबसे बड़ी आकांक्षा है। लेकिन मोदी जी के द्वारा ये चीज क्या सच में इस बार कबूल करने योग्य होगा कि मोदी जी इस बार जो है कबूल करेंगे कि टीडीपी और जदयू की जो सेक्युलर जो पॉलिसी है उस आधार पर ही वो जाने वाले हैं? देखने योग्य बात यह भी होगा कि अभी जो सरकारें बनेंगी, जब पीएम के रूप में पुनः जो वो शपथ लेंगे, ये कहीं ना कहीं उस समय काल में जब उसकी मंत्रिमंडल बनेगी, अलग अलग मंत्रालय के अंदर मंत्री बनेगा, वहां पर देखने को मिलेगा कि किसकी हिस्सेदारी है। हमें तो इस बार लगता है कि होम मिनिस्टर भी जो है एक तरह से चेंज होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार उसकी स्वयं की पूर्ण बहुमत की नहीं है। जिस तरह से मोदी जी 293 का बहुमत साबित करे हैं, उसमें एक तरह से माना जाए तो वहां पर टीडीपी और जदयू के जो सीट हैं उसको मिला करके ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जब इन दोनों का जो है समर्थन अगर आगे पीछे होगा तो सरकार गिरने की हमेशा खतरा बनी रहेंगी, और जब सरकार गिरने का खतरा ही बन जाएगा तो फिर मोदी जी के लिए ये चीज जो है मुश्किल होने वाला है। तो यहां पर मोदी जी हर स्तर पर आपको समझौता करते हुए मिलेंगे। ये वो मोदी नहीं है जो मोदी को आप 2014 में देखे थे, 2019 में देखे थे और 24 तक देखते आए। लेकिन जब 2024 में पुनः सरकार बनने जा रही है तो इस मोदी में और 2014 से लेकर के 24 के समयकाल के बीच के मोदी में बहुतों का अंतर दिखेगा। इस बार का मोदी समझौता करने के लिए भी तैयार है, इस बार का मोदी जो है झुकने के लिए भी तैयार है, इस बार के जो मोदी है वो हर तरह के सामंजस्यता को स्थापित करने के लिए भी तैयार है। इस बार का मोदी एक तरह से हर वर्ग के अंदर अपनी भूमिका को सुलभ ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से और सकारात्मक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा चरित्र इससे पहले जो देखने को नहीं मिला था, ये मोदी जी के चरित्र पर बयां करता है कि वो भी एक तरह से कितना अधिक अपने आप में अकेलापन होगा, कितना अधिक अपने आप में खोया हुआ महसूस करेंगे कि हम 2014 से 24 के समयकाल के जो मोदी थे वो अब क्यों नहीं हैं। ये चीज उसे जिंदगी भर सताएगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 24 से 29 के समयकाल में जरूर सताएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार एक तो नहीं है, दूसरी बात जिससे आप गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं उसकी वो पॉलिसीज नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात है, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजारों हजार का चंदा लेकर के अपनी पार्टी को मजबूत करने का कार्य बीजेपी ने किया, वो अगर चाहे तो अलग अलग पार्टी को भी खरीद सकता है। लेकिन क्या हर जगह खरीदारी और खरीद फरोख्त ही सबसे अधिक जो है वरीयता वाली व्यवस्था होंगी? तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात आप सटीक रूप से भी नहीं कह सकते कि खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। अभी जो सरकार बनेगी, जिस तरह से वो 293 का बहुमत साबित करके प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका एक और वार देखने के लिए देश को मिलेगा। छोटे छोटे पार्टी को, राज्य स्तरीय पार्टी को, क्षेत्रीय दल को वो तोड़ करके
अपने में शामिल करने के लिए पूर्ण जो है कोशिश करेगा, और वो कोशिश में वो 100% सफल भी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास जो है हर तरह की जो है शक्ति मौजूद है, और पुनः प्राइम मिनिस्टर बन जाने की वजह से राष्ट्रीय शक्ति का भी एक बड़ा हिस्सा उसके हाथ में चला गया है। लेकिन इस बार का विपक्ष जो है एक तरह से दहाड़ेगा, बड़ी जो है मतलब तादाद में एक तरह से दहाड़ेगा, इस तरह से कि पूरा का पूरा संसद गूंज उठेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षों की भी कमी इस बार नहीं है। लेकिन ये देखना होगा कि विपक्ष कब तक टिक पाती है। यानी कि विपक्ष तो मजबूत है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की जो है व्यवस्था गठबंधन के दूसरे के पक्ष में चले गई, तो फिर वहां पर जो विपक्ष है अभी, वो इंडिया अलायंस जो है वो कब तक टिक पाएंगी। और इंडिया अलायंस के अंदर केवल एक दो पार्टी मिलकर के नहीं बनी, अप्रोक्स में 40+ पार्टियों का गठबंधन है, और जब ये गठबंधन को तोड़ने का कार्य किया जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को नुकसान भी होंगी। और ये नुकसान इसलिए भी होंगी क्योंकि अगर इसी पथ के साथ इंडिया अलायंस आगे जाती रही, तो फिर यहाँ पर बीजेपी को एनडीए जो है उसको 2029 के समय काल में बहुत नुकसान जो है झेलना पड़ेगा, और वो नुकसान इस पथ में भी झेलना पड़ेगा कि इसकी जो बहुमत की जो व्यवस्थाएं थी वो भी नहीं होंगी, और जो है सरकार भी पलट जाएंगी। लेकिन इस तरह से मेहनत करने के लिए वो जो आगे बढ़ेंगे, वो चीज कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत करने के बजाय जो है कमजोर करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 5 वर्षों में भी जो है विपक्ष को बच के रहने की जो है आवश्यकता है, विपक्ष को एकता के साथ रहने की आवश्यकता है, और विपक्ष को एक साथ जो है खड़े होने की आवश्यकता है, और जो है एक साथ आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगर विपक्ष ऐसा नहीं करती है तो फिर इसमें जो है विपक्ष के अंदर जो है फूट डालने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा मोदी जी के द्वारा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मोदी जी के हाथ में बहुत कुछ है, और मोदी जी अगर चाह लेते हैं ये चीज मुझे करना है, तो वो किसी भी स्तर तक जो है जाकर के अपनी जो है मतलब व्यवस्थाओं के अंदर जो है अनएक्सपेक्टेड रूप से जो है मतलब समझौता करके कहीं ना कहीं वो तालमेल बैठा लेता है कि हमें ये चीज करना है। उसके लिए कोई भी समझौता करने के लिए वो एग्री भी हो जाते हैं और कर भी देते हैं। विपक्ष के लिए भी एक जो है चुनौती है कि हमें 5 साल किस तरह से रहना है, और गठबंधन के लिए भी चुनौती है कि हमें 5 साल किस तरह से अपने गठबंधनों के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है और आगे टेन्योर को चलाना है। तो यहाँ पे ये एक समझौता है, जो अगर दोनों में से जो विफल हुए उसकी सरकार गिरेंगी, वो कमजोर पड़ेंगे, और गठबंधन की सरकार जब तक रहेंगी देश के अंदर, तब तक ये भी मतलब मोदी जी के अंदर खतरा देखने को मिलेगा कि मोदी जी इस बार डरे और सहमे से महसूस कर रहे हैं। और अगर ऐसा वो महसूस करेंगे तो फिर यहाँ पर मोदी जी के द्वारा जो समझौता किया जाएगा और जिस तरह से अटैक किया जाएगा इंडिया अलायंस के अंदर के गुटों पर, इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उसके ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं वो झेल पाती है तो ठीक है, और अगर नहीं झेल पाई तो फिर उसका भी अभिनंदन जो है बीजेपी अपने में कर लेगी। तो दोनों को जोड़ देने की आवश्यकता है। दोनों पार्टी, इंडिया अलायंस के गुट को भी और एनडीए के गुट को भी जो एक तरह से तालमेल के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर दोनों में से कोई तालमेल को इधर उधर असामंजस्यता स्थापित कर देती है, तो यहाँ पर सरकार के गिरने की और दूसरी सरकार के बनने की जो है चाह बहुत अधिक बढ़ जाएगी। हमें उम्मीद लगता है कि इन 5 साल के समय काल में एक बार सरकार जरूर कम से कम गिरेंगी। तो चलिए देखते हैं 5 वर्षों के समय काल में होता क्या है, लेकिन आपको समय समय पे कुछ ना कुछ अपडेट जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद।